Hi friends, welcome to IXMB. Very good morning to all of you. So in this video, we would see the current affairs from 17th August 2022. So before I begin, do not forget to download the PDF of this lecture from the description box. And also, after this lecture, very shortly, few questions would come up in our Telegram channel. So please keep an eye open there as well. ठीक है? क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लेने से काम नहीं होता है. इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रिटेन करो थ्रू क्वेश्चंस. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज. तो पहला न्यूज कुछ इस प्रकार है. देश में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने कोरमंगला बेंगलुरु में एक ऐसा ब्रांच खोले हैं विच इज डेडिकेटेड टू स्टार्टअप्स. मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे वो रेगुलर सर्विसेज नहीं देंगे, बट उसके साथ साथ वो एक स्पेशल सर्विस भी देंगे अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर. मतलब नॉर्मल जो बैंक्स में होता है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारा काम तो ये ब्रांच करेगा. उसके बाहर जाके ये स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, एडवाइजरी एंड अदर एंशियरी फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करेगा. और मतलब ऐसा है कि एक स्टार्टअप के फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्टअप टू आईपीओ, उसको स्टार्टअप से आईपीओ तक ले जाने का सफर, उसका एडवाइजरी रोल, राइट, और भी जो जो सर्विसेज है वो सारे कस्टमाइज करके स्टार्टअप को देगा और वो फॉलो अप तक भी लेके जाएगा. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज दिस इज फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एसबीआई एज ए डेडिकेटेड स्टार्टअप, माने फर्स्ट इन द कंट्री. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. करेक्ट. तो देखो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, यहां जो हमने दो टर्म देखा, आईपीओ एंड एफपीओ. ओके, आईपीओ और एफपीओ, इनका डिफरेंस क्या है. एंड प्लीज ये आप अपने लैंग्वेज में लिखो. डू नॉट ट्राई टू गूगल इट. हाँ, हो सकता है कि आपको पता है, आप थोड़ा सा रिफ्रेशर लेना चाहते हो, बट देन अगेन ठीक है, वो आप ले सकते हो, बट डोंट लुक इन टू द गूगल. मतलब आप ट्राई करो कि आप इसको रिटेन कर पा, मतलब याद कर पा रहे हो कि नहीं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज. डिपॉजिट स्कीम ऑन द ईव ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो देखो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा ना, ये कैसा न्यूज है. मतलब एसबीआई ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है उत्सव डिपॉजिट स्कीम. तो ये तो एसबीआई और अलग अलग बैंक की हमेशा ही करते रहते हैं. तो क्या हमको हमेशा इसको पढ़ना है? तो मेरा जवाब है नहीं, हमेशा आपको नहीं पढ़ना है. ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये जो हुआ ना ऑन द ईव ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. करेक्ट. तो वहां पे थोड़ा सा ये न्यूज जो है ना, ये यूनिक बन जाता है बाकी समय में जब कोई प्रोडक्ट कोई बैंक लॉन्च करता है तब से और अब से. ठीक है. तो ऐसा सवाल आपको पूछ ही सकता है कि एसबीआई का 75 डे स्कीम which was launched on the eve of 75 years of independence is called, is called dash. तो जवाब हो जाएगा उत्सव डिपॉजिट स्कीम. या आपको पूछ लेगा कि रिसेंटली which of the following Indian bank have launched a 75 day उत्सव डिपॉजिट स्कीम which offers, शायद ये भी पूछ ले या नहीं भी दे सकता है, क्वेश्चन मार्क मार देगा. आपको जवाब देना है, जवाब होगा एसबीआई. तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के 75, दिस नंबर्स से रिलेटेड है, तो उस व्यू पॉइंट से ये न्यूज थोड़ा सा यूनिक बन जाता है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको इसको याद रख लेना है. ठीक है, छोटा सा न्यूज है, बहुत बड़ा नहीं है. स्टेट बैंक एक प्रोडक्ट लेके आया है जो कि 75 डे उत्सव डिपॉजिट स्कीम है. अब इसमें कितना इंटरेस्ट रेट है वो उतना माइन्यूट डिटेल इज एब्सोल्युटली नॉट इम्पोर्टेंट. ठीक है. उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा. तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा तो नाम ही डाल दिया है, बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम. तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे भी आपको बड़ौदा से बैंक ऑफ बड़ौदा पता चल रहा है और तिरंगा से पता चल गया है भाई, ये तो इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही हुआ है. ठीक है, ये आप पढ़ लो. तो देखो यहाँ पे ना मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है और नीचे कुछ लिखा है, इसका कुछ तो रीजन होगा. रीजन को समझते हैं. द लेटेस्ट आरबीआई डेटा शोड दैट as of July 29, aggregate growth in the bank deposit was 9.1% year on year as against 14.5% year ago. तो अभी हम कुछ चीजों को कनेक्ट करते हैं, राइट. अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया. रेपो रेट 5.40 हो गया है अभी. तो देखो रेपो रेट जो बढ़ गया है इसका मतलब क्या हुआ बैंकों के लिए, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. रेपो रेट क्या है?
रेपो रेट वो प्राइस है जिससे कोई भी बैंक जिसको वो पैसा चाहिए वो आरबीआई से पैसा उधारी में ला सकता है। सिंपल सा बात है, जब आप और मैं लोन लेने जाते हैं बैंक में तो हमको बैंक तो एक इंटरेस्ट चार्ज करता होगा, राइट? वैसे ही जब ये बैंकों को पैसा चाहिए, अभी देखो आप और मेरे को कितना लोन चाहिए, मतलब पर्सनल लोन शायद 50,000 1 लाख रुपए, कार लोन शायद 8-9 लाख रुपए, हाउस लोन शायद 15-20 लाख रुपए। इससे ज्यादा तो हमारे एज एन इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये जो बैंक का रिक्वायरमेंट है ना, ये बहुत बड़ा होता है ना, 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही उनको देगा। तो वो जब जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्री में उनको क्यों देगा लोन? मतलब एक बैंक, आप सोचो, वो लोन लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया से वो पैसा लाके आगे तो वो बिजनेस करेगा ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं कमाएगा यहाँ पे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट, करेक्ट? तो अभी देखो आरबीआई ने रेपो रेट तो बढ़ा दिया है। अब रेपो रेट बढ़ने से क्या हुआ? बैंक जो पैसा आरबीआई से लाते थे उसका इंटरेस्ट बढ़ गया है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। उनको पहले अगर इंटरेस्ट 10 रुपए देना पड़ता था फॉर एग्जाम्पल, है ना, 100 रुपए में, आज के दिन में वो कितना देना पड़ता है? 12 रुपए। मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, 2 रुपए तो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना उनको। तो इस डेटा के साथ इसका क्या रिलेशन है? अब हम रिलेशन को समझते हैं, मतलब ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो स्क्रीनशॉट देने का मतलब ये है कि रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक है ना, अपने फिक्स डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मतलब हमको ऐसा लगता होगा कि बैंक आ, हमको बेनिफिट्स दे रहा है फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। बट ये बेनिफिट्स एक्चुअली उनका है। समझते हैं कैसे? तो देखो ये डेटा दिखा रहा है कि 14.5% एक साल पहले क्रेडिट ग्रो हुआ था, है ना, बैंक डिपॉजिट ग्रो हुआ था, लेकिन आज के दिन में सिर्फ 9.1% हुआ है। इसका मतलब क्या है? मतलब लोग बैंक में अभी पैसा कम डाल रहे हैं। अभी देखो, जब लोग बैंक में पैसा कम डाल रहे हैं, बैंकों का बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है, और सामने क्या आ रहा है? भाई सामने गणेश चतुर्थी आ रहा है, और क्या आ रहा है? दिवाली आ रहा है, और क्या आ रहा है? वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दुर्गा पूजा आ रहा है। ओके, और भी बहुत सारे फेस्टिवल लाइंड अप है। उसके बाद दिसंबर में क्रिसमस आ रहा है, देन न्यू ईयर आ रहा है। तो मतलब अगर बैंक को नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्लान करना है बिजनेस, तो उनका बिजनेस तो पैसे से ही चलता है। मतलब उनके पास पैसा है तो वो पैसा मार्केट में घुमाएंगे तो ही वो कमा पाएंगे, नहीं तो वो नहीं कमा पाएंगे। सो इन दैट सेंस, जब उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब जब इन बैंकों को आरबीआई से पैसा लाना महंगा है, ठीक है, और क्रेडिट ग्रोथ, मतलब बैंक में लोग ज्यादा पैसा रख नहीं रहे हैं, क्योंकि ये डेटा दिखा रहा है एज ऑफ जुलाई 29, पिछले साल पे डिपॉजिट ग्रोथ, सॉरी मैंने फिर से क्रेडिट ग्रोथ बोला, बट ये डिपॉजिट ग्रोथ है। डिपॉजिट 14.5% था, लेकिन इस साल वो है 9.1%। तो मतलब लोग बैंक में पैसा कम रख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बैंक के जेब में पैसा कम है, लेस मनी। तो अब बताओ आप, बैंकों के पास अगर पैसा कम है ना, और उनको अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये सब फेस्टिवल को देखते हुए अपने बिजनेस को प्लान करना है, तो भैया क्या करना पड़ेगा? उनको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि पैसा आएगा कहाँ से। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि नहीं भैया, हम आरबीआई से तो नहीं लाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट हाई कर रखा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है। एक दूसरा रीजन भी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसीलिए उन्होंने क्या किया ना, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब क्या होगा? लोग सोचेंगे अरे वाह, मेरे को 6.1% मिल रहा है, चलो जाके पैसे डिपॉजिट रख देते हैं। आपने रख दिया। ये अलग अलग बैंक में आपके और मेरे जैसे कस्टमर ये इंटरेस्ट को देखते हुए जाके हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया। हो गया, बैंक का ये जो लेस मनी वाला प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। अब तो ये प्रॉब्लम है नहीं। अब बैंक नेक्स्ट 6 मंथ्स का बिजनेस प्लान कर सकती है। तो देखो, एक एक छोटे से प्रॉब्लम को बैंक ने कितने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, हमको वो नहीं समझना है बैंक ने कैसे सॉल्व किया, हमको ये समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इकोनॉमी में बैंक फंक्शन कैसे करता है। अब आते हैं हम दूसरे रीजन पे, जो मैंने बताया कि मैं बाद में बताऊंगा। तो देखो, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया। रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको कम कर देना।
तो देखो, अगर बैंक फिर से ये जाएगा आरबीआई के पास, इस पे पैसा उठा के लाके पैसा देगा मार्केट में, तो मतलब ये क्रेडिट सप्लाई कम कैसे हुआ? ये क्रेडिट सप्लाई तो बढ़ता ही जाएगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बैंकों ने सही किया, क्योंकि देखो जो डिपॉजिट्स जब बढ़ता है ना, वो जब लोनेबल फंड में आता है, उससे बैंक मतलब मनी सप्लाई में बहुत असर नहीं पड़ता है। अभी आप चीज चीज समझो, आपके पास मान के चलो 1 लाख रुपए था, ठीक है। आपने सोचा कि दिवाली में आपको इससे कुछ खरीदना है, एग्जाम्पल। अब आरबीआई ने क्या किया? मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, सॉरी, मनी सप्लाई को कम कर दिया इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। तो तुमको जैसे दिखा कि अच्छा, स्टेट बैंक ने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया फिक्स डिपॉजिट का, जाता हूं मैं, बाद में खरीदूंगा, मैं स्टेट बैंक में पैसा रख देता हूँ, तो आपने रख दिया। वेरएस ऑन दी अदर हैंड, मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो मैंने जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो लोन ले लिया। ठीक है, लेने के बाद मुझे जो भी इमरजेंसी में जो चीज खरीदना था, पर्सनल लोन था, कार लोन था, जो भी था, मैंने वो कर लिया। मतलब ये 1 लाख रुपए जो इकोनॉमी में तुम्हारे थ्रू जा सकता था, वो आज मेरे थ्रू जा रहा है। एक्स्ट्रा फंड तो इकोनॉमी में आया ही नहीं। मतलब जितना ही मनी सप्लाई है उतना ही सर्कुलेट हो गया, एक्स्ट्रा नहीं आया। एक्स्ट्रा कभी आएगा? जब ये आरबीआई से उठ के आता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है ये जो सेकंड रीजन है, राइट, अगर आप नए नए बैंक की तैयारी कर रहे हो तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा हुआ। डू नॉट वरी, आप मेरे साथ हर दिन रहो, मैं आपको गारंटी देता था, आज आप जो हो, 1 महीना बाद, यू नो, 2 मंथ्स लेटर, यू वुड नॉट बी दी सेम पर्सन। ठीक है, आप इकोनॉमी को, फाइनेंशियल वर्ल्ड को, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। ठीक, जस्ट कीप ए faith on us through our YouTube channel IXMB. With this, let's move to the next topic, that is NAB FID's न्यू MD। ठीक है, तो ये न्यूज तो आपने कई बार सुना होगा, राइट। मतलब ये आपने सुना नहीं, क्योंकि ये तो नया है कि राजकिरण राय जी, इनको 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। किसका? नाफेड। ठीक है, अब इसके जो चेयरमैन है केवी कामत, वो, उनको अपॉइंटमेंट कब मिला था? अक्टूबर 2021 में। अदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है, इस कंपनी में गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपीस का इन्फ्यूज किया है, मतलब पैसा डाला है 20,000 करोड़। तो सवाल आता है, ये करता क्या है या ये क्या करेगा? तो देखो, ये ना एक एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है, नाबार्ड एक्ट 2021। ये इनफोर्स कब हुआ था? अप्रैल 19/2021 को ये हुआ था। ठीक है, और ये जो बैंक है अपना काम शुरू करेगी Q1 आपका फाइनेंशियल ईयर 23, मीन्स नेक्स्ट ईयर से। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आ, ये समझते हैं कि ये करेगा क्या। तो देखो, ये जो है ना, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, मतलब एसेट्स जो है देश के पास, उन एसेट्स को मोनेटाइज करना, वो रहेगा इनका प्राइमरी काम। तो ये काम करने के लिए इन्होंने ना टोटल 5 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है। एक सेक्टर है आपका रोड, जो कि है 27%। उसके बाद है रेलवे, ठीक है, जो कि है 25%। जो नेक्स्ट है पावर, वो है 15%। ठीक है, उसके बाद का है ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस का आपका है 8%। देन आपका है टेलीकम्युनिकेशन, वो है आपका 6%। तो ये है 5 सेक्टर जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है हाउसिंग प्राइस ट्रैकर 2022। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने दिया? ट्रेडे, एक एपिक्स बॉडी है रियल एस्टेट का, एंड कंसल्टेंट कोलियस इंडिया डेटा एनालिटिक्स फर्म लेसेफोरस हैज कम आउट विद द हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो ये है 8 मेजर सिटीज, राइट। देखो, ये सिटीज का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एट इज इंपॉर्टेंट। यू नो हाउ मेनी सिटीज आर कवर्ड इन दी हाउसिंग प्राइस ट्रैकर 2022 बाय दी कोलेक्स इंडिया? हो गया सवाल एक, जवाब होगा 8। ठीक है, तो जैसे आप न्यूज को पढ़ोगे ना, आपको भी सोचना पड़ेगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन बनता है। तो इनिशियली आप जब नया नया तैयारी कर रहे हो, आप इस चीज को नहीं सोच पाओगे। डू नॉट वरी, उसके लिए हम है ना, टेलीग्राम चैनल पे जाओ। इन इन, इन ये लेक्चर का क्वेश्चंस आएगा अभी थोड़ी देर बाद से,
आप उनको आंसर करो। तो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है, मतलब किस न्यूज आर्टिकल से क्या इंफॉर्मेशन आपको रिटेन करना है। दैट्स इट, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन इस पे क्या बोला गया है, इस पे बोला गया है ईयर ऑन ईयर चेंज इन Q2। तो दिल्ली एनसीआर में जो भी हाउसेस हैं उनके प्राइस में 10% का इजाफा हुआ है। देन कम्स दी अहमदाबाद विथ 9%। मतलब पहले मान के चलो दिल्ली एनसीआर में कोई घर 100 रुपए का मिलता था, तो आज के दिन में वो 110 का मिलता है। वही चीज अहमदाबाद में जो 100 का मिलता था आज वो 109 का मिलता है, ऐसे हुआ है। राइट, हैदराबाद 8%, कोलकाता 8%, पुणे 5, बेंगलुरु 5, एमएमआर 1। देन एमएमआर मीन्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ठीक है। देन चेन्नई 1। ओके, likely causes for the price rise, rise in the rates of key building material, labor wages। तो अभी देखो भैया यहाँ पे भी फिर इन्फ्लेशन अपना खेल दिखा दिया, क्योंकि एक घर बनाने के पीछे आपको कितना कुछ चाहिए। सीमेंट चाहिए, इन्फ्लेशन की वजह से उसका दाम बढ़ा हुआ है। आपको स्टील चाहिए, स्टील का दाम बढ़ा हुआ है। राइट, और भी जो अलग अलग है, लेबर्स भी वो ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनको भी इन्फ्लेशन का मार पड़ा है। तो ये सारा चीज है ना, कंबाइंड टुगेदर क्या होता है, कॉस्ट इवेंचुअली हम पे आता है। मतलब रिटेल्स खरीदी जो करते हैं हम पे आता है। सो ये है वो प्राइस इंक्रीज। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, पब्लिक सिस्टम लैब्स। राइट, तो देखो पब्लिक सिस्टम लैब इनको किसने लॉन्च किया, श्री पीयूष गोयल, पब्लिक सिस्टम लैब एट आईआईटी दिल्ली। ठीक है, इसका जरूरत क्या है, इसका जरूरत ये है, देखो ये क्या करेगा ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, मतलब एफसीआई जो प्रोक्यूर करके अपने गोडाउन्स में सामान रखती है। मान के चलो उसने सिटी एक्स पे रखा, सिटी एक्स से वो है ना बहुत सारे रूरल इंडिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजती है सामान। ठीक, तो आज के दिन में इनका प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं है, इनका प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं है, और बहुत सारे मैकेनिज्म में फॉल्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने खुद देखा है, बिकॉज आई बिलोंग टू ए रूरल इंडिया, तो मैंने देखा है जब जो ये ट्रक आता है ना, मतलब इनको एक तो क्लाइमेट का पता नहीं होता है। तो मैंने देखा है एक ट्रक ना पूरा भीग गया था। सो ऑब्वियस सी बात है, अब उसमें इतना सारा सामान था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, मतलब उसमें चना रहता है, चावल रहता है, तो वो ट्रक्स में करके आता है। तो वो जब भीग गया तो वो सामान भी खराब हो गया था, बट नो बडी केयर्ड, बिकॉज वो तो फ्री में लोगों को दिया जाएगा। सो ऐसे ही छोटे छोटे ना बहुत सारे चैलेंज है। मतलब देखो मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया, ऐसा हो ही सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उन चैलेंजेस को सोल्यूशन पब्लिक सिस्टम लिमिटेड लैब से निकाला जाएगा। इज ए perfect example of innovation that will contribute towards the development of a nation and rid the country of corruption by bringing efficiency in the public distribution system। ठीक है, this is made by IIT Delhi and the World Food Program। Primary focus is to optimize food supply chain and public transport। आई होप ये ना एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक छोटा सा है ना पीआईबी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और व्हाट इज हब एंड स्कोप मॉडल लिखा है। तो देखो ये न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसका एक कीवर्ड, हब एंड स्पोक मॉडल। है ना, इस मॉडल पे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली टेंडर निकाला है। तो ये काम पूरा हो जाने दो, उसके बाद ये हम न्यूज को पढ़ेंगे। अभी तो ये न्यूज शुरू हुआ है, लेकिन हम इस कीवर्ड को समझते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल। ये बड़ा सिंपल सा चीज है। देखो कॉम्प्लिकेटेड सुनने में कुछ चीज लगता है, लेकिन समझने में आसान है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। मान के चलो ये एक सिटी एक्स है, ठीक है, ए है, बी है, मतलब ये बी क्या है, छोटे छोटे सिटीज हैं। मतलब ये मान के चलो एक बड़ा सिटी है, बाकी सभी छोटे सिटी हैं। डी है, ई है, और इनके बीच में ना सामान आना ले जाना होता है। तो ऐसे टाइप का दिखेगा कुछ, है ना। अगर एक्स से ए के पास सामान गया, ए से एक्स के पास सामान गया, तो कुछ ऐसे ही दिखेगा ना मॉडल। अब ई ने सामान डी को भेजा, डी ने सामान बी को भेजा, ई ने सामान ए को भेजा। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तुमको, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है। अब मैं तुमको हब एंड स्पोक स्पोक मॉडल का पिक्चर बना के बताता हूं। इसमें एक होता है हब, ठीक है, ये होता है सिटी। ये सब अलग अलग सिटी है।
तो अगर जी को ए में सामान भेजना है तो जी एच में भेजेगा, एच से ए में जाएगा, करेक्ट। सी को डी में भेजना है तो सी एच को भेजेगा हब में, हब से डी को जाएगा। ठीक, ये होता है हब एंड स्पोक मॉडल। तो देश का जो सिस्टम है ना अभी, ये हब एंड स्पोक मॉडल में कन्वर्ट होगा, मतलब इस पे काम अभी जस्ट शुरू हुआ है। क्यों? मॉडर्नाइजिंग फूड ग्रेन शॉर्टेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ठीक है, तो आई होप ये आपको ना अच्छे से समझ में आ गया। मतलब देखो यहाँ पे न्यूज़, अभी भी ये न्यूज़ बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आप तो हर दिन मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं आपको ये अपडेट दे दूंगा। लेकिन अभी मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्यूरियोसिटी बिल्ड करने के लिए, है ना, आप ये हब एंड स्पोक मॉडल को समझो। और ऐसे ही है ना, हमको न्यूज़ से कुछ कुछ मटेरियल ढूंढ के निकालना है, मतलब आपको, हमें, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। अभी आप कहीं पे भी हब एंड स्पोक पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने तो ये वीडियो देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट से, दैट इज पालन 1000 नेशनल कैंपेन। ठीक है, तो ये क्या है? रैपिड स्ट्राइड इन रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी सिंस 2014 फ्रॉम 45 पर 1000 लाइव बर्थ टू 35 लाइव बर्थ इन 2019। तो 2014 में पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब जब 1000 बच्चे पैदा होते थे उसमें से 45 बच्चे मर जाते थे। लेकिन वही 2019 में क्या हुआ, वो कम होके 35 हो गया, 35, मतलब रिडक्शन ऑफ 10। तो गवर्नमेंट ने अभी 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव, दूसरा है पालम 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने का ये है, थ्रू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव, देखो एक बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ बच्चे का केयर करे तो ही बच्चे का भला हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया 2 इयर्स और 1000, अराउंड 1000 डेज, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट को लेके। चाहे बच्चे का ब्रेन हो, है ना, हाथ पैर हो, देन स्ट्रेंथ हो, मेंटल कैलिबर हो, थिंकिंग कैपेसिटी हो, ये सब चीज डेवलप होता है फर्स्ट, समवेयर अराउंड फर्स्ट 1000 डेज पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे का केयर करने से ही सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं। यहाँ पे बच्चे के साथ साथ बच्चे के माँ का भी केयर करना जरूरी है। सो दिस इज एन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर दैट। नाउ व्हाट इज पालम 1000 नेशनल कैंपेन? Palam 1000 journey for the first 1000 days focuses on the cognitive development of the children in the first 2 years of life. Cognitive development, right? जो मैंने बोला, overall development. Then Palam 1000 combines early years coaching of parents, families, and other caregivers with service designed to meet family basic needs. है ना, मतलब बच्चों का केयर कैसे करते हैं वो भी इस कैंपेन के थ्रू लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो मिशन है, ये लिंक्ड, ये जो कैंपेन है किससे लिंक्ड है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से लिंक्ड है। ठीक है, व्हाट इज पालम 1000 पेरेंटिंग ऐप? पालम 1000 parenting app will provide caregivers with practical advice on how or what they can do in their everyday routine and will help resolving the various doubts of parents with direct effort development of the child। तो ठीक है, ये जो है ना, ये 6 प्रिंसिपल्स में बेस्ड है। व्हाट इज दिस 6 प्रिंसिपल? मैक्सिमाइजिंग लव, talk and engage, explore through movement and play. Number 3, read and discuss stories. Number 4, mother's engagement with the child while breastfeeding and managing stress. And number 6, staying calm. So this is the 6th principle that is based on this। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए ये है कि ये जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च कब हुआ, right? Let's move forward and let's see the next one. Rupees 1.15 crore loan assistance provided to MS TGP Bioplastics। ये क्या पढ़ लिया हमने? मतलब गवर्नमेंट ने लोन दे दिया एक प्राइवेट कंपनी को, ऐसा? तो चलो हम आगे न्यूज में देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे अप्रूव स्टार्टअप लोन ऑफ रुपीज 1.15 करोड़ टू एक प्लास्टिक कंपनी बेस्ड इन सतारा। तो देखो ये प्लास्टिक कंपनी को इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने ना एक तरीके का कंपोजेबल प्लास्टिक बना के गवर्नमेंट को दिखाया, जो कि सॉइल में ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन एज ए कंपोस्ट इन सॉइल विदाउट इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। एक जो प्लास्टिक है, जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग होता है ना,
वो यूजुअली दो तरीके का होता है, एक होता है HDPE, एक होता है LDPE। ठीक। सो ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये सॉइल पे जाके ना मिलने के लिए इनको मिलियंस ऑफ द ईयर लग जाता है, मतलब यूजुअली बहुत जल्द ये नहीं हो पाता है, जिस वजह से प्लास्टिक का बैन हुआ है अभी रिसेंटली। सो ये जो कंपनी है इन्होंने एक ऐसा प्लास्टिक बैग बनाया है जो सॉइल में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज सी विदाउट प्लास्टिक बैग, है ना, मतलब हम रिटेलर्स को बहुत प्रॉब्लम है और दुकानदारों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, मतलब कंप्लीटली इसको फेस आउट कर देना इज इम्पॉसिबल। हाँ, इसको धीरे धीरे फेस आउट गवर्नमेंट जरूर कर सकता है, बट अगेन वो भी फेस आउट करने के लिए इनोवेशन चाहिए, मतलब उस जगह को रिप्लेस कौन करे। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में ईयरबड्स को रिप्लेस किया गया, किससे? बम्बू से। अब बम्बू इनोवेशन है ना, कि बम्बू से ये बन सकता है, थोड़ा सा मेहनत टेक्नोलॉजी अलग लगेगा बट ये बन सकता है। वैसे ही प्लास्टिक बैग को रिप्लेस करने के लिए उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन निकालना है। ऐसा नहीं है, आप जूट का भी बैग दे सकते हो, लेकिन जूट इज कॉस्टली थिंग, मतलब जिसका कॉस्ट पहले 10 पैसा आता था अब उसका कॉस्ट 2 रुपए लगाने का तो मतलब नहीं है। तो ये 2 रुपए या तो एज ए रिटेलर हमको बियर करना पड़ेगा, नहीं तो दुकानदार को कोई तैयार नहीं है ना, आप और मैं भी तैयार नहीं है, शॉपकीपर भी तैयार नहीं है। तो ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही रह जाएगा। इसका सोल्यूशन आएगा सिर्फ इनोवेशन से, एंड दिस इज दैट रेवोल्यूशनरी इनोवेशन फॉर विच गवर्नमेंट हैज गिवन ए असिस्टेंस ऑफ 1.15 करोड़ लोन। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस टू क्रिएट इंडिविजुअल पोर्टल फॉर माइंस। तो देखो, जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है ना, ये पीएम गति शक्ति के अंडर में इन्होंने इंडिविजुअल पोर्टल ये बनाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, अभी तक ये 2 लेयर बना चुके हैं, बट गति शक्ति में टोटल अराउंड 400 लेयर्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का। गति शक्ति क्या है इन सिंपल टर्म्स? सब डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल आपके घर के सामने, ठीक है, आपने देखा एक ब्यूटीफुल रोड बना है, अभी अभी नया बनाया है, तो यू आर ए वेरी हैप्पी किड, अरे वाह मेरे घर के सामने कितना अच्छा रोड हो गया। 2 दिन बाद आप देख रहे हो जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं ना वो यहाँ से गड्ढा खोद के पाइप बिठा रहे हैं। ठीक है। फिर आप 1 महीना बाद देख रहे हो बीएसएनएल वाले अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिठा रहे हैं इधर से। अब हैप्पी किड आप अनहैप्पी किड बन गए, आप बोल रहे हो यार 1 महीना नहीं हुआ रास्ता बना, 2 लोग आके इसको खोद के पूरा फिर गड्ढा गड्ढा करके चले गए। तो ये जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में क्या होगा, ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होता है ना इनको पता नहीं होता, मतलब रोड मान के चलो जिन्होंने बनाया इनको पता ही नहीं था कि अभी 1 महीना बाद पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ से गड्ढा करके पाइप बिछाएंगे, और इनको भी पता नहीं था कि उसके बाद बीएसएनएल आके अपना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिठाएगा। तो मतलब किसी में कोऑर्डिनेशन नहीं था। इस कोऑर्डिनेशन को लाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, अभी पीएम गति शक्ति के बाद, अच्छा पीडब्ल्यूडी का काम है, ओके पीडब्ल्यूडी वाले तुम पहले कर लो काम, अपना गड्ढा खोद के डाल लो पाइप, फिर बीएसएनएल को बोला जाएगा अच्छा बीएसएनएल तुम भी डाल लो। अब जब सबका काम हो जाएगा फिर आएंगे रोड बनाने के लिए, निगम वाले रोड बना के चले गए। अब तुम अपने बिल्डिंग में खड़े होकर सोच रहे हो वाओ व्हाट ए ग्रेट प्लान, मतलब अब तो गड्ढा करने वाले आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले गड्ढा करके अपना काम करके चले गए। तो ये है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। ये मैंने शॉर्ट एंड सिंपल टर्म्स में आपको समझाया है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपके लिए भी है ना। बजट में 7 इंजिन्स ऑफ पीएम गति शक्ति को बताया गया है, राइट। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ जो 7 इंजिन है वो क्या क्या है। आपने तो बजट पढ़ा ही होगा, राइट। तो ये बजट में बताया गया था 7 इंजिन्स ऑफ पीएम गति शक्ति। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी डब्ल्यूपीआई डेटा। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई डेटा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो प्रोविजनल डेटा है वो 13.93 आया हुआ है इस मंथ का, पिछले मंथ का। उसके बाद फॉर द मंथ ऑफ जुलाई पिछले मंथ का, देन 15.18 इन जून 2022। तो देखो ये आपको ना अपडेट मिलता ही रहेगा। आपको एग्जाम से पहले वाला आप याद रख लोगे ना, दैट इज इनफ। डब्ल्यूपीआई किसको बताता है? फॉर एग्जाम्पल ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इसके बाद होलसेलर है, ये अलग अलग स्टेट में कैटर करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिटेलर। ठीक है, तो ये इनके लेवल का मतलब ये सप्लाई साइड को दिखाता है, ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन है, राइट। तो अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है ये कौन देता है, हु?
तो देखो इतने सारे चीज मैं बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑब्वियसली आई विल मॉनिटर एंड ऑल्सो इन टुमारोज लेक्चर आई विल डिस्कस ऑल द आंसर्स, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंडोटमेंट फंड, CUEF। सो एक यूनिवर्सिटी का फंड बनाया गया है टू रेस इंडिपेंडेंटली। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड गाइडलाइन फॉर देम टू सेटिंग अप एंडोटमेंट फंड थ्रू डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन। मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज को डोनेशन मिलता होगा, किन से मिलता होगा? वेल विशर से मिलता होगा, पुराने एलुमने। मान के चलो आज के दिन में ये जो सुंदर पिचाई काम कर रहे हैं गूगल के CEO के हिसाब से, राइट? इनको मन करता ही होगा ना कि हाँ मैं जाऊँ अपने IIT खड़गपुर में जाके कुछ पैसा मैं डोनेट करूँ, वहाँ का हॉस्टल के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, कुछ भी के लिए भी, राइट? तो ये जो पैसा इनके पास बहुत सारा आता होगा, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं था। मतलब इस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होता हुआ है भी कि नहीं, तो वो भी एक है ना, एक चैलेंज है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस लेके आया। अगर पैसा फिलंथ्रोपी से भी आ सकता है, इंडस्ट्री से भी आ सकता है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे NIT नागपुर में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, अभी बोइंग वालों ने बोल दिया ओके ठीक है, हम इंडिया में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को सपोर्ट करेंगे, सो वी प्लेज $1 मिलियन। तो $1 मिलियन का कुछ हिस्सा तो इनके पास आएगा। अब ये पैसा का सही यूटिलाइजेशन जिस वजह से बोइंग ने दिया है वो होगा कि नहीं? सो वो सारी चीजों को देखने के लिए ये जो बॉडी है उसको क्रिएट करा गया। सो IIT दिल्ली was the first to set up an alumni endowment fund in 2019 and the same was followed by many other IITs and IIM। ठीक है, ये है गाइडलाइन। मतलब देखो मैंने बोइंग का एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि ये फॉरेन से फंड आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा मतलब चीज को कड़ी नजर से देखा जाएगा। इसके लिए FCRA अकाउंट टू बी ओपन बाय इंस्टीट्यूशन एक्सपेक्टिंग फॉरेन डोनेशन। ठीक है, 7 मेंबर का बोर्ड होगा, उसमें एक टू बी चेयर्ड बाय वाइस चेयरमैन उसका पार्ट होगा। ठीक, 2 प्रोफेसर्स होंगे, यूनिवर्सिटी का फाइनेंस ऑफिसर होगा, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। तो ये तो बोर्ड की बात होगी, तो उतना माइन्यूट डिटेल हमको जरूरत नहीं है। आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गया है। अभी हम कुछ देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट, एक इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट रिपोर्ट 2019-2026। ठीक है, तो रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट होगा इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड सेमीकंडक्टर कंपोनेंट अक्रॉस several industries and application। ये ऑन रेवेन्यू कितना है? 300 बिलियन ड्यूरिंग 21-26। दिस इज a report by India Electronics and Semiconductor Association and Counterpoint Research। ओके, ये कैसे होगा? by increasing the pace of digital transformation and adoption of new technologies। तो देखो सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर का यूज सब चीज में है। मतलब आज के दिन में अब कार में भी है, कार में है, मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में तो है ही है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे आज नहीं है? मतलब इतना ये हो गया है, पेनिट्रेट कर गया है, जिस वजह से ये बोला गया है बाई 2026, मतलब 19 से 26 300 बिलियन का बिजनेस रहेगा इंडिया, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी सम वन लाइनर्स, राइट? तो इंडिया ने अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे वेनेजुला से पीट कोक खरीदा है टू रिप्लेस दी कोल। कोल क्यों? क्योंकि कोल का माइनिंग भी महंगा है, ऑल्दो इंडिया में है फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कॉस्ट भी हाई है। उसके कंपैरेटिवली सेम काम करने वाला जो पीट कोक है, या इसको पेट्रोलियम कोक भी बोला जाता है, वेनेजुला से उसको मंगवाया गया। तो देखो यहाँ पे आप चीज सोचोगे, वेनेजुला में सैंक्शन लगा हुआ है, वेनेजुला से हम सिर्फ पीट कोक मंगा पाए हैं, लेकिन वहां से हम क्रूड ऑयल नहीं मंगवा पाएंगे बिकॉज उन पे सैंक्शन लगा हुआ है। देन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे दर्ज हुआ है किसका नाम? चंडीगढ़ का नाम। क्यों? क्योंकि 5,885 लोगों ने लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ वेविंग नेशनल फ्लैग ये क्रिएट किया हुआ है। फिर हुगली मतलब हावड़ा के वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हुगली कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आते हैं मंथन नाम का आ, एक प्लेटफॉर्म जिसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग है ना, जो मंथन हिंदी का मीनिंग क्या है? मतलब लोग ब्रेनस्टॉर्म कर पाए। तो सिंपल सा बात है, अलग अलग लोग अलग अलग है ना साइंटिफिक मिशंस और उनसे रिलेटेड जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके अगेंस्ट, मतलब उसको साथ में लेके चलते हुए उसको कैसे इंडिया में बेहतर बना सकते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मंथन।
राइट। तो हमको याद क्या करना है कि मंथन इज अ प्लेटफॉर्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, मेन इज टू अचीव इंडिया साइंटिफिक मिशन ऑफ यूएन सस्टेनेबल गोल्स। तो उसके पीछे जो भी मतलब ब्रेन स्ट्रोमिंग या आइडियाज क्रिएट होगा वो इस प्लेटफॉर्म से आएगा अभी, राइट। उनको मतलब एक जगह किया गया है। विद दिस, let me tell you, unfold your potential, all the very best, prepare 50% faster with IXMB.